नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड से संबंधित चाइल्ड साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 4 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस यूनिट में ये यूनिट आपको हम 2 पार्टों में विभाजित करके आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। 4th यूनिट जो है ये करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की यूनिट। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर आप और भी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अनुभव अथवा प्रशिक्षण के द्वारा नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही अधिगम है। अधिगम की ये परिभाषा किसने दी है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा नवीन तरीके से नए तरीके से अपने व्यवहार में जो चेंज आते हैं वो चेंज लाने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, लर्निंग है। ये परिभाषा देने वाले कौन है? क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, किंग्सले एवं गैरी स्किनर। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा दी गई है किंग्सले व गैरी द्वारा। दो है किंग्सले व गैरी, तो यहाँ भी अनुभव और प्रशिक्षण है। इस आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है कि आदत, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये क्रो एंड क्रो द्वारा दी गई परिभाषा है। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन, वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ही अधिगम है। तो स्किनर ने उत्तरोत्तर बताया है और वुडवर्थ ने क्या बताया है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभव या अभ्यास के बिना होता है वो अधिगम नहीं होता है। कि अनुभव या अभ्यास के आधार पर हम जो भी परिवर्तन करते हैं वही अधिगम होता है। अधिगम क्या है? एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय प्रतिक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कि विकास जो है वो तो कुछ समय बाद रुक जाता है, मगर जो अधिगम है ये जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में अधिगमकर्ता से संबंधित कारक कौन सा नहीं है? यहाँ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं और वो कारक आपको ढूंढना है जो अधिगमकर्ता से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरणा, आयु एवं परिपक्वता, संवेदिक क्षमता, वातावरण। तो वो कारक है वातावरण। वातावरण जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित कारक नहीं है। अन्य कारक कौन कौन से हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? थकान व ऊब, पूर्व अनुभव और संवेगात्मक स्थिति। ये सभी कारक अनुभव को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक अभिप्रेरणा से अधिगमकर्ता को क्या प्राप्त होता है? जो आंतरिक अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा। यहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रशंसा, पुरस्कार या फिर ये दोनों या फिर आनंद। तो आंतरिक अभिप्रेरणा से हम देखते हैं केवल हमें आनंद प्राप्त होता है। प्रशंसा और पुरस्कार जो हैं ये हमें बाह्य अभिप्रेरणा से प्राप्त होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जब नए अधिगम पर पूर्व अधिगम का प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? कि एक अधिगम है नया अधिगम जो हमने अभी सीखा है और एक अधिगम जो हमने पहले सीखा है। तो नए अधिगम पर इस पहले सीखे अधिगम का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। अभियोग्यता, अभिवृत्ति, बुद्धि या अधिगम अंतरण। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अधिगम अंतरण। ये पूर्व अधिगम का प्रभाव नए वाले अधिगम पर पड़ता है, वो अधिगम अंतरण कहलाता है। अधिगमकर्ता की रुचि व उपयुक्त तीनों जो अधिगम है कौन कौन से? अभियोग्यता, अभिवृत्ति और बुद्धि। इन तीनों अधिगम को प्रभावित करने वाले ये तीनों कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यवहारवादी शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसमें अनुकूलित अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और संबंधवाद, ये तीनों जो सिद्धांत हैं ये व्यवहारवादी शास्त्रीय सिद्धांत है, जबकि अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है ये व्यवहारवादी शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। ये ज्ञानात्मक क्षेत्र से ये संबंधित है और कोहलर द्वारा 1927 में ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पावलोव ने 1904 ईस्वी में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर 1938 ईस्वी। संबंधवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक 1898 ईस्वी। प्राणी की मानसिक व शारीरिक अवस्था जो प्राणी को उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उद्वेलित करती है वही क्या है? अभिप्रेरणा कहलाती है। आंशिक पुनर्बलन जो है वो अनुसूची द्वारा सिखाई गई अनुक्रिया का विलोप कठिनाई से इसके अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? तो पावलोव द्वारा जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है उसमें भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है? अनानुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक अनुक्रिया या फिर उपयुक्त सभी। तो उसको कहा जाता है अनानुबंधित उद्दीपक। ये जो है ये भोजन को अनानुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है घंटी को। और जो स्वाभाविक अनुक्रिया है वो क्या है? भोजन को देखकर लार आना, ये इसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। अनानुबंधित उद्दीपक को यूएस कहा गया है। ये एक स्वाभाविक उद्दीपक है। ये कौन सा है? भोजन है। यूएस क्या है? भोजन है। और अनुबंधित उद्दीपक जो है इसको सीएस कहा गया है। इसे तटस्थ उद्दीपक भी कहा जाता है। ये क्या है? ये सीएस है घंटी। यूएस भोजन, सीएस घंटी। और जो स्वाभाविक अनुक्रिया है यूआर, इसको कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। ये होती है लार का आना। घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह से स्वतः ही लार गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुत्ते को पता चल जाता है कि अब भोजन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्किनर ने नैमित्तिक सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया है? अब यह नैमित्तिक जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। इसमें किस पर प्रयोग किया गया है? बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे व कबूतरों पर या फिर चिंपांजी पर। तो स्किनर ने जो प्रयोग किया है वो किया है चूहे और कबूतरों पर। बिल्ली पर प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने, कुत्ते पर प्रयोग करने वाले हैं पावलोव, और चिंपांजी पर प्रयोग किया था कोहलर ने, और उस चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि अनुसंधान के आधार पर बिल्ली द्वारा लीवर दबाना सीखने के बाद कौन सा नियम दिया? कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था बिल्ली पर प्रयोग करके, तो इसमें उसमें अनुसंधान के आधार पर बिल्ली लीवर दबाना सीख जाती है। उसके बाद में कौन सा नियम दिया है? तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का या फिर चयन का? तो लीवर दबाना सीखने के बाद में जो नियम दिया गया है वो दिया गया है प्रभाव का, क्योंकि लीवर दबाना सीखने के बाद ही बिल्ली को भोजन प्राप्त होने लगा था। इसको प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। और जो तत्परता का नियम है इसको मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है, और ये वुडवर्थ ने ये बात कही है। और जो अभ्यास का नियम है उसको श्रम उपयोग या अनुपयोग का नियम कहा गया है। ये तीनों नियम जो हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों ही अधिगम के मुख्य नियम माने जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 8 नियम बताए हैं, 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। अगला क्वेश्चन है, जर्मन भाषा शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो जर्मन भाषा का है ये शब्द गेस्टाल्ट। तो इसका अर्थ क्या है? पूर्णाकार, समग्र या पूर्णाकृति या फिर उपयुक्त सभी। तो जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है उपयुक्त सभी। इसको पूर्णाकार भी कहते हैं, इसको समग्र भी कहते हैं, इसको पूर्णाकृति भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? कोहलर, मैक्स वर्दिमर, कुर्ट
कॉफ का। सीखी जाने वाली सामग्री की लंबाई, अर्थपूर्णता, परिचितता, सामग्री के मध्य साहचर्य, आकृष्टता, स्पष्टता आदि अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं, उसके दूसरे साइड उससे संबंधित जो प्रतिपादक हैं उसके नाम दिए गए हैं। तो पहले है आर्मस्ट्रॉन्ग, जो प्रतिपादक है उसने हेयुरिस्टिक विधि प्रतिपादित की है। टोलमैन ने चेन सिद्धांत प्रतिपादित किया। बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। हल ने क्षेत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इनमें से असंगत कौन सा है? असंगत है हल ने क्षेत्रीय सिद्धांत नहीं बल्कि प्रबलन या रेनफोर्समेंट जो सिद्धांत दिया था 1915 को, तो ये हल द्वारा प्रतिपादित है। क्षेत्रीय सिद्धांत जो है ये कुर्ट लेनिन का है और इसके 2 साल बाद क्षेत्रीय सिद्धांत आया था, ये 1915। क्षेत्रीय सिद्धांत 1917 जो कुर्ट लेनिन द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एक बालक का डर किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति से होता है। आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही डर जाते हैं, तो वह अन्य दाढ़ी वाले व्यक्तियों से भी डर प्रदर्शित करता है कि एक दाढ़ी वाले से अगर व्यक्ति डरता है तो कोई भी दाढ़ी वाला व्यक्ति अगर उसको दिखाई देगा तो वो उससे भी क्या करेगा, उसके प्रति भी डर प्रदर्शित करेगा। तो ये उदाहरण किस अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है? विलोप से, सामान्यीकरण से, स्वतः पुनः प्राप्ति से या फिर विभेदन से? तो ये सामान्यीकरण से संबंधित अधिगम प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। विलोप जो है ये पुनर्बलन से संबंधित प्रक्रिया। इसमें पुनर्बलन क्या होता है? भोजन होता है, और पुनर्बलन न मिलने पर व्यक्ति क्या करता है? अनुक्रिया करना बंद कर देता है। जिस प्रकार अगर कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाएगा तो धीरे धीरे वो पुनर्बलन, उसको अगर भोजन नहीं मिलता है तो धीरे धीरे उसकी लार आने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। स्वतः पुनः प्राप्ति क्या होता है कि इसमें विलोपन के कुछ समय बाद अनुबंधित अनुक्रिया पुनः शुरू की जा सकती है। विभेदन क्या होता है? इसमें शिशु द्वारा सभी औरतों को माँ समझ लिया जाता है, परंतु उसके बाद में वो उनमें अंतर करना सीख जाता है और उन औरतों में से अपनी माँ को वो पहचान लेता है। ये विभेदन क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का प्रकार नहीं है। तो लर्निंग के कौन से टाइप यहाँ पर नहीं है? सकारात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम या फिर ज्ञानात्मक अधिगम? तो अधिगम का जो प्रकार नहीं है वो सकारात्मक नहीं है बल्कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये अधिगम के 3 प्रकार हैं। या फिर इनको बोल सकते हैं गत्यात्मक, शाब्दिक और समस्यात्मक अधिगम। थॉर्नडाइक के बंध सिद्धांत की क्या उपयोगिता है? तो यहाँ थॉर्नडाइक का जो बंध सिद्धांत है उसकी उपयोगिता पूछी है। लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना आदि कौशल सीखने में उपयोगी। शिक्षण में साहचर्य व सहायक सामग्री के उपयोग पर बल देना, सरल से कठिन पर बल देना, वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। तो थॉर्नडाइक का जो बंध सिद्धांत है वो उसकी उपयोगिता है लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना आदि कौशल सीखने में ये उपयोगी है। और जो क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है पावलोव का, उसमें क्या होता है? शिक्षण में शास्त्रीय व सहायक सामग्री के उपयोग पर यह क्लासिकल सिद्धांत बल देता है। और सक्रिय अनुबंधन जो स्किनर द्वारा दिया गया सिद्धांत है ये सरल से कठिन पर बल देता है। और जो चालक न्यूनता सिद्धांत है हल द्वारा प्रतिपादित, वो वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। अधिगम जो है ये विभिन्न संवेदी अंगों की क्षमताओं और प्रत्यक्षीकरण की योग्यता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो समीपस्थ मतलब समीप स्थित। अब्राहम मैस्लो, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, रॉबर्ट गेने। तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत ब्रूनर द्वारा दिया गया था।
और जो अब्राहम मैस्लो है, इन्होंने मैस्लो मानवतावादी था और वाइगोत्स्की जो है ये सामाजिक निर्मितवादी था। कौन? वाइगोत्स्की। और जो रॉबर्ट गेने है ये अधिगम सोपान की सिद्धांत रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया है। तो रॉबर्ट गेने ने सोपान की सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। तो अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत के समर्थक यहाँ दिए गए हैं 3, तो उसके समर्थक हैं 1, उसका समर्थक नहीं है। वाइगोत्स्की, ब्रूनर, जॉन डेवी, मैक्स वर्दिमर। तो अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है, वो है मैक्स वर्दिमर, क्योंकि मैक्स वर्दिमर जो है ये संज्ञानवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। बाकी ये तीनों जो हैं ये निर्मितवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। और जो जीन प्याजे है ये संज्ञानवादी और निर्मितवादी इन दोनों का मिश्रण जीन प्याजे है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन है। तो चिंतन क्या है? मानसिक प्रक्रिया, वास्तविक चिंतन, संज्ञानात्मक व्यवहार या फिर उपयुक्त सभी। तो हम किसी बात का चिंतन करते हैं तो वो किससे होता है? मन से होता है। तो चिंतन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। मध्यस्थ प्रक्रिया भी इसको कहा जाता है। संगठित व लक्ष्य निर्देशित ये होता है। चिंतन बिना लक्ष्य के नहीं होता। कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तभी उसके बारे में हम चिंतन करना शुरू करते हैं। वास्तविक चिंतन जो है वो है तर्कना। और संज्ञानात्मक व्यवहार जो है ये समस्या समाधान से संबंधित है। अप्रकट व्यवहार जो है ये समस्या समाधान इसके अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन में संप्रत्तियों, प्रतिज्ञाप्ति व प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। तो चिंतन की ये परिभाषा किसने दी है? सिल्वरमैन, बैरोन, जेम्स ट्रेवर, मॉर्गन, किंग व रॉबिन्सन। तो इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि बैरोन ने गुण जोड़ तोड़ किया है। तो बैरोन ने जोड़ तोड़ किया है। तो चिंतन की परिभाषा ये बैरोन के द्वारा दी गई है। सिल्वरमैन ने क्या कहा चिंतन के बारे में? कि उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में ये मदद करता है। कौन? चिंतन। तो ये परिभाषा सिल्वरमैन द्वारा दी गई है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की। और जेम्स ट्रेवर ने कहा है कि चिंतन जो है ये सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान की प्रक्रिया जेम्स ट्रेवर ने बताई है। मॉर्गन, किंग व रॉबिन्सन ने चिंतन के बारे में कहा कि गत अनुभूतियों की कुछ विशेषताओं की पृथक्करण को प्रतिमा कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, प्राचीन अनुबंधन अनैतिक अधिगम। इसमें क्या होता है? अंधी से आँखों की क्रिया होती है कि आंखें जो है वो स्वतः बंद हो जाती हैं। तो ये एक अनैच्छिक अधिगम है। इसमें हम कुछ सीखते नहीं है, वो अचानक अपने आप ही आंखें बंद हो जाती हैं। तथा सक्रिय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार होता है। इसमें आँख में कचरा जाने पर आँख को हम बंद करते हैं, खोलते हैं, को ये स्पष्ट करता है। तो ऐच्छिक व्यवहार के द्वारा हम अपनी आँखों को क्रिया करवा सकते हैं, मगर जो अनैच्छिक अधिगम है उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते बल्कि वो अपने आप ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है? तो इसमें जो तथ्य दिए गए हैं उनमें से वो अपनी ओर से भी तथ्य जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचता है। ये आगमनात्मक, निगमनात्मक, आलोचनात्मक या फिर सादृश्यवादी तर्कणा है। तो ये कौन सी तर्कणा है? ये है आगमनात्मक तर्कणा। ऑप्शन 1 है। इसमें क्या है? अपनी ओर से कुछ तथ्य जोड़े जाते हैं। और जो निगमनात्मक है इसमें क्या होता है? इसमें पहले से जो ज्ञात नियम और तथ्य हैं उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। निगमनात्मक में जोड़ा नहीं जाता है, नहीं मतलब नहीं जोड़ा जाएगा। और आगमनात्मक में नए तथ्य जोड़े जा सकते हैं। आलोचनात्मक में क्या होता है? गुण दोष की परख के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है कि हम उसकी अच्छाई और बुराई को ढूंढते हैं और उसके बाद में उस
निष्कर्ष निकालते हैं। सादृश्यवादी में क्या होता है, उपमा या तुलना के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेटलिन के अनुसार समस्या समाधान का कौन सा पहलू नहीं है। तो समस्या समाधान के यहाँ पहलू बताए गए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है और किसके आधार पर, मेटलिन के आधार पर। निर्णय, मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, नियम। तो इसमें समस्या समाधान का जो पहलू नहीं है वो निर्णय नहीं है। निर्णय क्या है, ये समस्या समाधान का व्यवहार है। मेटलिन के अनुसार समस्या समाधान के पहलू हैं मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था या और नियम। मौलिक अवस्था में क्या होता है, समस्या के शुरू में ये आती है, समस्या के शुरू में ये प्रयुक्त होती है। लक्ष्य अवस्था जो है ये समाधान के बाद में होती है। और नियम क्या है, ये समस्या शुरू होना और समाधान इन दोनों के बीच में अपनाई गई एक विधि है। समस्या समाधान की किस विधि में प्रयास एवं त्रुटि का सहारा लिया जाता है। तो समस्या समाधान की यहाँ विधियाँ दी गई हैं, उनमें से प्रयास एवं त्रुटि का सहारा किस विधि के अंतर्गत लिया जाता है। स्वतः शोधन अन्वेषण विधि या फिर यात्रिक अन्वेषण विधि या फिर साधन साध्य विश्लेषण विधि या फिर पश्चगामी अन्वेषण विधि। तो ये है यात्रिक अन्वेषण विधि। इसमें प्रयास एवं त्रुटि का सहारा लिया जाता है। इसको क्रमबद्ध या फिर अक्रमबद्ध विधि भी कहा जाता है। और जो साधन साध्य विश्लेषण विधि है, इसमें केवल संगत प्रतीत होने वाले विकल्पों का चयन इसके अंतर्गत किया जाता है। और 3 प्रविधियां होती हैं, पश्चगामी अन्वेषण और साधन साध्य विश्लेषण और तीसरी है योजना विधि। तो ये 3 प्रविधियां मानी गई हैं। 2 तो हो गई साधन साध्य विश्लेषण, एक हो गई पश्चगामी विश्लेषण और एक हो गई योजना विधि। अगला है, जिस चिंतन में व्यक्ति पहले काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, कि वो कौन सा चिंतन है, उसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचार और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, शौली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। तो काल्पनिक विचारों की अभिव्यक्ति करेगा वो होगा शौली चिंतन। शौली चिंतन में कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है, इसमें समस्या समाधान नहीं होता। सृजनात्मक चिंतन में क्या होता है, ये एक आगमनात्मक या अपसारी चिंतन है। सृजनात्मक चिंतन कोई अपसारी और आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। इसमें स्वयं की तरफ से नए तथ्य जोड़कर अनेक उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्राप्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष व विस्तार प्रकट नहीं होता है। तो उन तथ्यों या निष्कर्षों के आधार पर हम उसका विस्तार नहीं कर सकते। यथार्थवादी चिंतन में क्या होता है, समस्या समाधान इसके द्वारा की जाती है और इसके 3 भाग होते हैं यथार्थवादी के, अभिसारी, सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन है, एक चेतन और मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम पिछले अनुभवों के आधार पर नई वस्तु का निर्माण करते हैं। तो वो कौन सा इसमें आएगा, तो तर्कना आएगा या अन्वेषण आएगा या फिर कल्पना आएगा या प्रत्यय आएगा। तो एक चेतन और मानसिक प्रक्रिया, तो मानसिक प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो कल्पना जो है वो एक चेतन और मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम पिछले अनुभवों के आधार पर नई वस्तु का निर्माण करते हैं। तो ये कल्पना के द्वारा ही संभव होता है। तर्कना क्या है, ये इसमें चिंतन जो है वो क्रमबद्ध तथा तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। अन्वेषण में क्या होता है, नए हल की तलाश की जाती है, ये खोज से संबंधित है। प्रत्यय जो है ये ज्ञान प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। तो अन्वेषण विधि से संबंधित यहाँ कथन दिए गए हैं, 3 कथन सत्य हैं, एक असत्य है। करके सीखने के सिद्धांत पर यह बल देता है, या फिर क्रियाशीलता के सिद्धांत पर यह बल देता है, या फिर बोलने व सुनने की एकरूपता का इसमें अभाव पाया जाता है, या फिर शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक
होता है। तो करके सीखने के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर भी यह कार्य करता है और इसमें शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक होता है। ये छात्र केंद्रित विधि है। इसमें कौन सा गलत है? बोलने व सुनने की एकरूपता का भाव नहीं, बल्कि इसमें अभाव होता है। अभाव होता तब ये सही होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका असत्य कथन हो जाएगा। वंचित छात्रों के समायोजन का स्तर निम्न और वंचित बालकों के अभिभावकों की शिक्षा के प्रति ऋणात्मक अभिवृत्ति। तो ये इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट है, अन्वेषण विधि से संबंधित। इसके प्रवर्तक आर्मस्ट्रॉन्ग है और अन्वेषण विधि का जो उद्देश्य है वह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसी को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। संप्रत्यय से संबंधित कौन सा चरण यहाँ नहीं है? तो यहाँ संप्रत्यय से संबंधित चरण दिए गए, उनमें से एक चरण कौन सा नहीं है? अनेक वस्तुओं को देखकर निरीक्षण करना, क्या ये संप्रत्यय है? वस्तुओं के गुणों के आधार पर उसकी तुलना करना, ये क्या संप्रत्यय है? सूचना को ढूंढना व व्यवस्थित करना, ये संप्रत्यय नहीं है? या फिर अलग अलग गुणों के आधार पर वस्तु का विभाजन करना, तो इनमें से कौन सा संप्रत्यय का चरण नहीं है? वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। ये सूचना को ढूंढता है, फिर उसका सुव्यवस्थीकरण उसको करता है। सूचना को ढूंढकर उसका सामान्यीकरण करता है, ना कि व्यवस्थित करना। फिर संप्रत्यय से संबंधित और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? किसी वस्तु के गुणों के आधार पर बालक के मन में बनने वाली मानसिक प्रतिमा ही क्या है? संप्रत्यय है। बालकों में संप्रत्यय व्यक्तिक, श्रेणीबद्ध, अपरिभाषित व सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुभविक अधिगम से संबंधित अवस्था नहीं है। तो यहाँ अनुभविक अधिगम से संबंधित अवस्थाएं दी गई हैं, उनमें से कौन सी नहीं है? ठोस व्यक्तिगत अनुभव का प्रेक्षण व मनन, मूर्त अवधारणाएं व सामान्यीकरण, सक्रिय प्रयोगीकरण या फिर नवीन स्थितियों में सामान्यीकरण परीक्षण। तो इनमें से जो नहीं है वो है मूर्त अवधारणाएं व सामान्यीकरण। मूर्त की जगह अगर अमूर्त अवधारणाएं होता, अमूर्त अवधारणाएं व सामान्यीकरण, तब ये भी इससे संबंधित अवस्था हो जाती है। बाकी तीनों अनुभविक अधिगम से संबंधित अवस्थाएं हैं। इसमें क्या होता है? अनुभविक अधिगम में गर्म कपड़े ठंडे भगाते हैं, तो ये प्रदर्शित करता है। अमूर्त धारणाओं के द्वारा हम ये प्रदर्शित करते हैं। और माँ द्वारा गर्म कपड़े पहनाने पर बच्चे की ठंड दूर हो जाती है, ये ठोस व्यक्तिगत अनुभव होता है। और गर्म कपड़ों से बच्चा तथ्य का प्रक्षेपण करता है, ये अनुभव का प्रेक्षण व मनन कहलाता है। और बच्चा अपनी पालतू बिल्ली को भी गर्म कपड़े में लपेटता है ताकि उसको ठंड नहीं लगे, ये सक्रिय प्रयोगीकरण या नवीन स्थितियों में सामान्यीकरण परीक्षण होता है। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे उसकी माँ उस बच्चे के प्रति करती है, वैसे ही वो बच्चा अपनी पालतू बिल्ली के प्रति करता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चा 1-2 वर्ष की आयु में अधिगम करना सीख जाता है। तो बच्चा 1-2 वर्ष की आयु में किस प्रकार का अधिगम करना सीख जाता है वो बताना है। चूसना, देखना, पकड़ना, खींचना, ये क्रियाएं करता है, या वयस्कों की क्रियाओं का अनुकरण करता है, या फिर मूर्त वस्तु को देखकर प्रतिमा बना सकता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो बच्चा 1-2 वर्ष की आयु में चूसना, देखना, पकड़ना, खींचना, ये क्रियाएं बच्चा सबसे पहले करता है। और वयस्कों का अनुकरण और मूर्त वस्तु को देखकर प्रतिमा बनाना, ये बाल्यावस्था में बच्चा करता है। अगला है, अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। अभिप्रेरणा की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसमें क्या है? एक प्रेरक व कर्षण बल जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। स्किनर, गुड, गेट्स व अन्य, मॉर्गन, किंग व विस्ड। तो ये परिभाषा देने वाले हैं मॉर्गन, किंग और विस्ड। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। स्किनर ने क्या परिभाषा दी है कि अधिगम का स्वर्ण
पथ है। जो अभिप्रेरणा है वो क्या है, अधिगम का स्वर्ण पथ किसने बताया, स्किनर ने। जिस प्रकार पथ पर हम दौड़ते हैं तो इसमें स्किनर में रनर मतलब दौड़ना हो गया। किसी कार्य को शुरू करना, जारी करना व नियंत्रित करने की प्रक्रिया, ये परिभाषा अभिप्रेरणा की दी है गुड ने। कि गुड कहता है कि किसी कार्य को शुरू करो, जारी करो और उसको नियंत्रित करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, गुड मतलब अच्छा मिलेगा। गेट्स व अन्य ने क्या कहा कि व्यक्ति की आंतरिक, शारीरिक व मानसिक दशाएं जो कार्य के लिए प्रेरित करे वो कार्य करना चाहिए, ये गेट्स व अन्य ने कहा है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी को क्या कहा जाता है, तो मानव शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिमिया नर्वोसा या फिर वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस या फिर निर्जलीकरण। तो ये कहा जाता है निर्जलीकरण। ऑप्शन 4 इसका राइट है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, व्यक्ति को मोटा होने का भय रहता है और वो अपने खाना जो है वो डाइट जो है वो कम कर देता है, उसको डर रहता है कि कहीं वो मोटा नहीं हो जाए। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, व्यक्ति जो है उसको बार बार भोजन करने की इच्छा होती है। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में क्या होता है, तुष्टि केंद्र के रूप में वो कार्य करता है। मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सर्वोच्च पद कौन सा है, तो मेस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में 5 पद बताए हैं। तो उसमें नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर वाला जो पद है वो सर्वोच्च पद है। सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता या फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो मेस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत की जो सर्वोच्च अवस्था है वो है आत्मसिद्धि की अवस्था। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। आत्मसिद्धि की जो अवस्था है ये स्वतः स्फूर्त व हास्य भाव से परिपूर्ण होती है। सुरक्षा की भावना में क्या होता है, इसमें खतरों से बचाने की कोशिश होती है। आत्मीयता की आवश्यकता में क्या है, स्नेह प्राप्त किया जाता है किसी दूसरों द्वारा। सम्मान की आवश्यकता क्या है, ये दूसरों से प्राप्त होता है। और जो पहली अवस्था है वो है शरीर क्रियात्मक या जैविक अवस्था, और ये बाद की 4 अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरक से संबंधित असत्य कथन कौन सा है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक से संबंधित कथन दिए गए हैं, उसमें गलत कथन ढूंढना है। दूसरों से आगे निकलने की इच्छा, श्रेष्ठता की खोज पर बल, आकांक्षा का उच्च स्तर या लक्ष्य प्राप्ति से विपरीत ले जाना। तो उपलब्धि अभिप्रेरक की जो गलत बात है वो है ऑप्शन 4, लक्ष्य प्राप्ति के विपरीत नहीं ले जाता बल्कि ये लक्ष्य की ओर ही ले जाता है। तो वही उपलब्धि अभिप्रेरक है जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाए। और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है, श्रेष्ठता के एक खास स्तर को प्राप्त करना इसके अंतर्गत होता है। NH उपलब्धि अचीवमेंट की आवश्यकता ये मानी जाती है। तो इस प्रकार हम ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।